हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। उनकी शादी को एक हफ्ता बीत गया था। रकीम का रिजल्ट आए हुए 15 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया था। इसी महीने के आखिरी हफ्ते में उसका ट्रेनिंग पीरियड शुरू होने वाला था, यानी हनीमून के लिए उनके पास बस यही एक हफ्ता था। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जाविया साहब ने इन चारों कपल्स के स्विट्जरलैंड के लिए हनीमून टिकट्स भी करवा दिए थे। एक हफ्ते का ट्रिप था। अगले हफ्ते से रकीम को ट्रेनिंग के लिए निकल जाना था। शादी के 8वें दिन शाम की उनकी फ्लाइट थी, मगर उसी दिन सुबह जरोश के शोहर फराज खान का इंतकाल हो गया और उनका जाना कैंसिल हो गया। जरोश और अनिका, जो फराज खान को उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत देने को तैयार ना थी, उनके मरने के बाद ऐसा रोई थी जैसे उनके लिए ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो। जबकि रिजवान भी अब भी अपनी ही मसरूफियात थी। वह बाप के इंतकाल के अगले दिन से गायब था। ऐसे में महविश की पूरी हमदर्दियाँ बहन और बांजी के साथ थी। जरोश की इद्दत चल रही थी, इसलिए महविश रोज़ उनके पास चली जाती थी और पीछे पूरे घर को मेरोसा संभालती थी। पूरा हफ्ता इसी मसरूफियात में निकल गया और अगला हफ्ता शुरू हो गया, लेकिन अब रकीम का जाना इम्पॉसिबल हो गया था। उनकी ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो गया था। वो हनीमून नहीं जा रहा था, तो बाकी दिनों ने भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उनकी शादी को चौथा हफ्ता शुरू हो गया था और एक नया इम्तिहान सफ़ीन के सामने चलाया था। उसे अपनी तबीयत एक दो दिन से अजीब सी गड़बड़ सी लग रही थी। वह अनाबिया को अपनी कंडीशन बताकर उसके साथ उसके हॉस्पिटल चली आई थी। मोटिव टेस्ट करवाने के बाद अनाबिया ने संजीदगी से उसके हाथों को थामते उसके सर पर धमाके किया था। मुबारक और सफ़ीन, आर यू प्रेग्नेंट? मुबारक और सफ़ीन, यू आर प्रेग्नेंट। सफ़ीन फटी पड़ी आंखों से उसकी शक्ल देखती रह गई थी। नहीं भाभी, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सफ़ीन की आवाज़ देते गम से फट गई थी, जिस पर नाबिया बुरी से परेशान हो गई थी। रिलैक्स सफ़ीन, रिलैक्स। तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, अभी बहुत कम टाइम है। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहती तो हालब से बात करो। वो अगर वो राज़ी हो जाता है तो मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी, मगर तुम किसी भी किस्म की टेंशन मत लो। सारी हकीकत से हम सब पहले से वाकिफ हैं और तुम्हारी शादी को एक महीना तकरीबन हो ही चुका है। इतने टाइम में प्रेगनेंसी होना कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन प्लीज़ तुम खुद तो कंट्रोल रखो। अनाबिया ने सफ़ीन को तसल्ली दी थी, मगर वो हाली नजर उसको देखने लगे थे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ, तुम अकेली मत जाना। रुको, मैं हादी को अपने जाने का बताकर आती हूँ। अनाबिया सफ़ीन को तसल्ली देकर बाहर निकल गए थे, जबकि सफ़ीन ने अपना साथ दोनों हाथों में थाम लिया था। अब भी ना जाने मस्जिद कितनी आजमाइश उसके नसीब में लिखी हुई थी। आओ सफ़ीन चलो, मैंने हादी को बता दिया, तुम मेरे साथ चलो। अनाबिया सफ़ीन को अपने साथ लगाकर बाहर निकल गए थे। एंजल यार, क्या कर रही हैं? चले ना, मैंने आपसे कहा भी था कि तैयार रहिएगा, हमें बाहर जाना है, मगर आप न जाने किन कामों में लगी हुई हैं। वह किचन में खाना बना रहे थे जब आदि के अफवाह पर उसके हाथ तेज से चलने लगे थे। आज भी खाना बनाने की जिम्मेदारी महविश अफंदी ने उसके सर पर डाल दी थे, जबकि आज मिरोसा ने उसे कहा भी था कि उसे आदि के साथ बाहर जाना है, जिसकी वजह से आधे दिन से ही घर आ रहा था। मगर महविश ने बुरी तरह से उसे लताकर किचन में भेज दिया था और खुद अनिका को कॉल करने लगी थी। उनकी फटकार सुनकर मेहरोसा आंसू पीती हुई किचन में चली गई थी। बस हो गया आदि, आ रही हूँ। मेहरोसा की नम लदरती वहां पर आदि, जो किचन में ही आ रहा था, तेजी से अंदर भाग कर आया था। एंजल, क्या हुआ? क्या बात है, आप रो रही हैं? आदि ने उसकी भीगी पलकें देखकर पूछा था और तभी उसकी नजर मिरोसा के हाथ पर पड़ी थी, जो कि पुष्ट की तरफ से बुरी तरह से जल गया था। ये ये कैसे हुआ? ओ गॉड, इतना हाथ जला लिया। कुक कहाँ है? छोड़ें ये सब और चले मेरे साथ। आपको ये सब करने कौन से फजूल शौक चढ़ गए हैं यहाँ? कोई जरूरत नहीं है आपके आज के बाद यहाँ आने की, चलें बाहर। आदि जल्दी जल्दी बोलता हुआ किचन कैबिनेट से बरनाल निकालते हुए बोला था और मिरोसा के जले हुए हाथ को देखा उसका दिल बुरी तरह से तरफ उठा था। वो धीरे धीरे उसके छोटे छोटे हाथों का करीम लगाने लगा था। कैसे हुआ ये? उसने मिरोसा की नम आंखें देखकर पूछा था। कबाब तल रही थी तो आयल गिर गया, वो भी धीरे से बोलती। कुक कहाँ मार गया? आदि ने उसके आंसू पोंछते हुए गुस्से से पूछा। उसे अनाया आपी ने बुलाया है, उनने उससे बिरयानी बनवानी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ये काम खत्म कर लूं, मगर मेरा हाथ जल गया। बोलने के साथ ही मिरोसा दोबारा से सिसक उठे थे। उफ एंजल, आपको ये क्या शौक चढ़ गया है? अपनी इस शौक की तकमील के लिए खुद को ही चोट पहुंचाने लगी हैं। बस बहुत हो गई ये कुकिंग। कुक खुद देख लेगा ये सब। आप मेरे साथ रूम में चलें और खबरदार, जो आज के बाद आपने किचन में कदम रखा। आदि ने उसके आंसू साफ करते हुए बड़े सीने से लगाया था। अब उसके किचन में आने पर पाबंदी लग रहा था, जिस पर मिरोसा का हल्का खुश्क हो गया था। अब उसे क्या बताती कि किचन का काम करना उसका शौक नहीं, मजबूरी थी। महविश उसको डरा धमकाकर खींचते हुए किचन में ले आती थे। आदि उससे अपने साथ लगाए हुए किचन से बाहर जा रहा था जब महविश की नजर इन दोनों पर पड़ती। आदि बेटा। वो दूर से ही आदि को आवाज दे बैठी थी। उनकी आवाज सुनते आदि ने पलटकर उनको देखा था। मम्मी,
एंजल का हाथ जल गया। मैं उन्हें ऊपर लेकर जा रहा हूँ और प्लीज़ आप मेरी एंजल को किचन में जाने मत दिया करें। उनको आदत नहीं है ये सब करने की। देखें अपना हाथ कितनी बुरी तरह से जला लिया है। मैंने उन्हें समझा दिया है, शौक वोक क्या बाहर में, आज के बाद ये किचन में नहीं जाएंगी। टाइम पास करना है तो इतने लोग हैं बराबर में पहने हैं, वहाँ पर चली जाया करें। और मम्मी आप जब घर में हो तो हुसूसन उन पर ध्यान दिया करें। आदि मेरोसा को मोहब्बत पाश नजर से देखता हुआ बोला, जो कि गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसने गलती से भी सर उठाकर मैविश को नहीं देखा था। उसे पता था कि उसको घूर रही होंगे। वो उनको देखकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। श्योर बेटा, अब ये किचन में नहीं जाएगी, मगर आदि मेरे ख्याल में एक लड़की को ये सब छोटे मोटे काम आने चाहिए। इतनी नाजुक मिजाजी भी अच्छी नहीं है। खुद तुम्हारी बहनों को तमाम फैसिलिटीज होने के बावजूद भी मैंने सब कुछ सिखाया था। और देख लो वो दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी ससुराल में खुश है। बहू की माँ भी उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की कभी। अब ये तो तुम हो और हम हैं जो उन्हें कुछ नहीं कहते, वरना सिर्फ सूरत का अचार थोड़ी डालना होता है। इंसान के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज भी देखनी पड़ती हैं। मैविश मुस्कुराते हुए तरंसिया बोले थी और मेरोसा ने उनकी टोन पर दहल उठे थे। वो बहुत ही सदमैडी से बात करते, यानी आप उसकी शामत पक्की थे। कम ऑन मम्मी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हमारी क्लास में रह कभी आप टिपिकल मिडिल क्लास औरतों जैसे बातें कर रही हैं? क्या कभी दादी जान ने आपसे कुकिंग करवाई है? मैंने तो अपने घर में बचपन से कुक को खाना बनाते हुए देखा है, और फिर आयजा अनाया आपी ने भी ससुराल में जाकर ये सब बड़ी मम्मा और फातिमा चच्ची से सीखा है। आयजा आपी तो फातिमा चच्ची के घर पर ही रहती थी, और अनाया आपी को तो आयता किचन में ढंग से पकाना नहीं आता। हाशिम भाई अब तक उनको पकाए खाने खाकर उल्टियां ही करते रहते हैं। मेरी एंजल तो इन सब के मुकाबले में बहुत ही छोटी है। उनकी उम्र में लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, किचन में हांडी चूल्हे नहीं करती फिरते। मैं भी उनकी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू करवाऊंगा। उनकी बोर्डिंग का मसला भी हल हो जाएगा। बहरहाल आज से आप उन्हें किचन में मत जाने दीजिएगा। आदि अपने सामने खड़ी तिल मिलाती हुई माँ को जवाब देकर मेरोसा को साथ लगाए ऊपर रूम में ले जाने लगा, जो मरे मरे कदम से चलती आदि के साथ ही बेडरूम में जा रही थी। उसे यह डर परेशान करने को काफी था कि अब न जाने मैविश उसका अकेले में क्या हश्र करेंगे। जबकि उसके सोचों से अनजान आदि ने उसे अपने रूम में लाकर बेड पर लटा दिया था। आप यहाँ पे लेटे, मैं यही हूँ आपके पास, ओके? रूहान को कल का रहा वो कोई पेन किलर और जलन के लिए मेडिसिन दे देगा। आज तो बैठ जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। अब जल्दी से अपना हाथ ठीक करें, फिर आपको किसी अच्छी सी जगह घुमाने लेकर जाऊंगा। ये फराज अंकल को इसी वक्त ऊपर जाना था, उनकी वजह से हमारा हनीमून भी कैंसिल हो गया। आदिश के पास बैठकर बोलने के साथ ही रूहान को कॉल करने लगा था, और फिर रूहान खुद ही मेडिसिन लेकर घर चलाया। वो नाइट शिफ्ट कर रहा था तो दिन में घर पर ही होता था। रूहान के जाने के बाद आदि भी अपने ऑफिस की कोई फाइल खोलकर उसके पास बैठ गया था। एंजल, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप कुछ देर सो जाएं, ओके? वो मेरोसा के सवा प्यार करता हुआ सामने सोफे पर जाकर बैठ गया था, और मेरोसा ने आंखें बंद कर ली थी। तभी एक आंसू उसकी आंख से टूटकर बालों में गुम हो गया था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो आदि जैसे शोहर के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या मैं भी जैसी सास के मिलने पर शिकवा करे, जिसे शादी वाले दिन से आज तक मेंटली और फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे। वलीमे वाली रात अनिका और आदि की इस जोरदार चट के बाद मैविश अफंदी, जो कि मेरोसा को पहले दिन से नापसंद करार दे चुकी थी, अब तो बुरी तरह वो उससे नफरत करने लगे थे। उन्होंने अपना दोहरा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था। वो आदि और शहरियार के सामने मेरोसा से नॉर्मली बात करती थी, मगर शहरियार और आदि की गैर मौजूदगी में वो उसके साथ बहुत ही नॉर्मल सलूक रखती थी। बच्चों की तरह उसे छोटी छोटी बातों को आंखें दिखाना डराना तो आम सी बात थी। वो उसे जब दिल चाहता मारने से भी नहीं चौंकती थी। कभी नाअहल तालिब इल्म की तरह सांप पर थप्पड़ लगाना, तो कभी उसके बाजू पर नोचना, तो कभी उसके लंबे बालों को पकड़कर झंझोर डालते थे। आदि की वजह से वो खुलकर उस पर वार नहीं काटती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा तहजीक अमीर सलूक करके वह खूब दिल की भड़ास निकाल लिया करती थी, और आगे से धमकी भी देती थी कि आदि के सामने अगर उसने मुंह खोला तो उसकी खैर नहीं। उनका साथ देने को अनिका भी जब दिल चाहता दमक पड़ती थी। उसकी जुबान के जोर देकर मेरोसा शर्म से मरने वाली हो जाती थी, जो बिना हाला का लिहाज किए उसके सामने उसकी और आदि की पर्सनल लाइफ को निशाना बनाकर इतनी बेहुदा गोई करती थी कि मेरोसा का सर शर्मिंदगी से उठने से इनकार कर देता था। इन दोनों की हरकतें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो दोनों पढ़ी लिखी और एक महजब सोसाइटी से ताल्लुक रखती हैं। मेरोसा का हाथ काम में लगवाने के बाद तो मैविश को उसे टॉर्चर करने का एक नया तरीका मिल गया था। जिस मेरोसा ने अपने घर में उड़कर होश से एक गिलास पानी नहीं पिया था, उसे अपने ससुराल में कुक होने के बावजूद खाना बनाना सीखना पड़ रहा था, क्योंकि ये मैविश का ऑर्डर था। उन्हें मेरोसा अब जहर से भी बुरी लगने लगी थी, जिसने उनके बेटे को बदल करा दिया था। वो आदि, जो कभी उनके आगे आंख उठाकर बात नहीं करता था, आज बीवी के लिए उन्हें जवाब देने लगा था।
اور تو اور شہریار صاحب کو بھی اس معصوم چڑیل نے اپنی معصومیت کے جال میں ایسا الجھایا ہوا کہ وہ بھی بہو کی تعریفے میں ہر وقت رتب انسان رہنے لگے تھے۔ شوہر اور بیٹے کو میروسا کے گن گاتے دیکھ کر محوش اندر ہی اندر بیچو تاب کھا کر آ جاتی ہے۔ ان کا گھر اور فیملی ان کی ملکیت تھی۔ میروسا ان کی ملکیت پر دھیرے دھیرے قبضہ جماتی جا رہی تھی جو انہیں کسی طور پر منظور نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اس کی اوقات میں رکھنا چاہتی تھی۔ پھر میروسا کو اس کی اوقات دکھانے کا موقع بہت جلد انہیں مل بھی گیا تھا۔ ایک رات میروسا نے سب کے لیے ویجیٹیبل سوپ بنایا تھا جو کہ بہت ہی مزیدار بنا ہوا تھا۔ عادی اور شہریار صاحب نے میروسا کی خوب بھی تعریف کی تھی۔ پھر بس اگلے ہی دن انہوں نے میروسا کو بال سے پکڑ کر کچن میں دھکیل دیا تھا۔ شوہر اور بیٹے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میروسا کو کھانا بنانے کا بے حد شوق ہے، اس لیے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کچن کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے دن کے کھانے کی ڈیوٹی میروسا کے سر پر ڈال دی تھی، جبکہ میروسا کو نہ کچن کے کاموں کی عادت تھی نہ ہی سلیقہ۔ وہ تو ابھی اسکول جاتی تھی اور ماما اس سے یا اپنی دوسری بیٹیوں سے کچن کے کام نہیں کرواتی تھی، اس لیے اب اچانک پڑی اس ابتدا پر میروسا بکھلا کر آ گئی تھی۔ روز کوک کی موجودگی کے باوجود اسے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا اور آج تک کوک بھی نہیں تھا۔ تبھی میروسا اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ اینجل، مجھے 2 دن کے لیے کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑ سکتا ہے۔ ڈیڈ نے آفس جوائن کرتے اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے اور میں اپنا بیسٹ دینا چاہتا ہوں۔ ڈیڈ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا میں، کیونکہ میری وجہ کھڑکی کے پردہ برابر کرتا عادی بولتے بولتے اچانک چپ ہوا تھا، کیونکہ بات کرنے کے دوران میروسا نے آنکھوں کی پوچھ سے لپٹ گئے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ عادی کی پوچھ پر ٹکایا ہوا، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سے عادی کی شرٹ بھیگنے لگی تھی۔ میروسا نے اپنے دونوں ہاتھ عادی کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے اس انداز پر وہ ساکت و جامد سا کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ میروسا بہت ہی شرمیلے نیچر کی تھی۔ اس نے کبھی بھی خود سے عادی کی طرف بڑھنے کی پہل نہیں کی تھی، اس لیے عادی اس سے یہ حرکت ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں عادی، میں آپ کے بنا اکیلی نہیں رہوں گی۔ میروسا روتے ہوئے بولتی، تبھی عادی نے حیرت سے پلٹتے ہوئے خود سے الگ کیا تھا اور روتی ہوئی میروسا کی پیشانی چومی تھے۔ اینجل، کیا بات ہے میری جان، کیوں رو رہی ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، کیا بات ہے بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ عادی نے میروسا کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اگر عادی شہری یا پھر اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ حال کروں گی کہ پھر نہ مانگو گی مجھ سے، نکال باہر پھینکو گی تمہیں عادی کی زندگی سے، سمجھی؟ محوش افندی کی سرد میری سی آواز اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ نہیں کوئی بات نہیں عادی، بس میں آپ کے بنا نہیں رہ پاتی، جو شرارت سے مسکرائی تھی۔ یہاں وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بالکنی کی طرف بھاگی تھی۔ بدماش، مجھ سے چلاکی، چھوڑوں گا نہیں آپ کو، جل پڑی۔ عادی چیختا اس کے پیچھے بھاگا تھا، تبھی نیچے کھڑی انیکا کی نظر عادی کے روم کی بالکنی کی طرف اٹھی تھی، جہاں عادی اور میروسا کو آگے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے جال اٹھی تھی۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ گاڑی کے بونٹ پر مارا تھا، جبکہ اس کی کیفیت سے بے نیاز عادی اپنے آگے بھاگتی میروسا کو دبوچ کر اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اندر روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ممی سے مل کر اوپر اپنے بیڈ روم میں چلا تھا۔ اس نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک کوئی چیز اڑتی ہوئی اس کے سر پر آ لگی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے سر سے ٹکرا کر نیچے گرتی ہوئی چیز کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی ڈینڈریٹو کی بوتل تھی جو کہ اسٹیل کی تھی۔ تبھی پھر اس کے اوپر کچھ پھینکا گیا تھا۔ اس بار وہ تیزی سے پیچھے ہوا تھا اور ایک چھناکے کے ساتھ ہی بوتل فرش پر گر کر چور چور ہو گئی تھی۔ اس بار حالب نے حیرت سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ سامنے ہی سفین بے حد الجھی بکھری حالت میں ڈریسنگ سے لگی ہوئی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ڈریسنگ پر رکھی ہوئی ساری چیزیں بکھری پڑی تھی، جنہیں اٹھا کر وہ حالب پر پھینکتی تھی۔ حالب تیزی سے بھاگتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس دوران وہ ایک بار پھر اس کے اوپر ایک بوتل پھینک چکے تھے۔ سفین، کیا ہوا؟ یہ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی ہیں کیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ بتائیں مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ حالب نے سفین کے الجھے بکھرے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا تھا، جو کہ بھٹنا سے بفر کر اس کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ آپ ہیں مسئلہ، آپ ہیں سب سے بڑا مسئلہ میرا۔ نفرت ہونے لگی ہے مجھے خود سے حالب شاہ، نفرت ہونے لگی ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی۔ آپ اس قابل ہی نہیں تھے، میری زندگی کو برباد کر ڈالا آپ نے۔ نہ جانے آپ کی ذات سے مجھے اور کتنے دکھ ملنے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، مار ڈالیں مجھے، ایک بار ہی مار ڈالیں تاکہ سارا قصہ ختم ہو جائے۔ سفین عالم دیوانگی میں اس کے ہاتھ اپنے گلے پر آ کر دبانے لگے تھے، جبکہ اسے ممی اور انایا نے بھی کافی تسلی دی تھی، سمجھایا تھا، اپنے ساتھ کا یقین کرایا تھا، مگر اس کا دل و دماغ جیسے اس کے قابو میں نہیں پا رہے تھے۔ اسے حالب کے نام سے نفرت ہو رہی تھی اور اسے رہ کر حالب کا خود پر کیا گیا وہ ظلم یاد آ رہا تھا۔ تبھی وہ سب کے سمجھانے کے باوجود حالب کی طرف سے بڑی بیٹھی تھی، جو اب سفین کے سامنے بیٹھا اس کے رویے پر ششدر سے رہ گیا تھا۔ حالب نے کھینچ کر اپنے ہاتھوں کو سفین کی گرفت سے نکالا تھا۔ سفین، کیا پاگل ہو گئی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے آخر؟ کیا ہوا ہے؟ حالب بھٹنا سے مزاحمت کرتی سفین کو زبردستی اسے اٹھا کر بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ بیٹھے یہاں اور بتائیں کیا بات ہے؟
हालिब ने उसकी आंसू साफ करते पानी का गिलास उसके लब्बों से लगाया था। आप कामयाब हो गए हालिब शाह, बिल्कुल ठीक कहा था आपने कि आप मुझे ऐसी सजा देंगे जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आपने अपना कहा पूरा कर दिखाया। आपने मुझे चुनकर सजा दी। मेरे जैसी सभी जज्बाती लड़कियों का यही हश्र होना चाहिए जो आप जैसों की जहरी खूबसूरती से धोखा खा जाती हैं। एक पल को भी ये नहीं सोचती कि इन खूबसूरत चेहरों के पीछे एक मकरू और बदसूरत रूप भी छुपा हो सकता है। अपनी बेवकूफ़ी के हाथों आप जैसों का शिकार हो जाती हैं। मैं भी अपनी नादानी में आपका शिकार हो चुकी थी। आपके किए गए गुनाह का हमेशा पहले भी मैंने भुगता था और अब भी मुझे भुगतना पड़ रहा है और न जाने कब तक भुगतना पड़ेगा। शर्मिंदगी से मर जाने का दिल कर रहा है मेरा, ये सोचकर कि मैं आप जैसे इंसान की औलाद को जन्म देने वाली हूँ। सफीन को नासमझी से दिखता हुआ हालिब उसकी आखिरी बात पर एकदम साकत हो गया था। बहुत बड़ी भूल किया मैंने आपसे मोहब्बत करके, बहुत बड़ी, और बहुत अच्छी सजा दी है आपने मुझे, मगर मैं अपने हिस्से की सजा काट चुकी हूँ। अब मजीद कोई जुल्म नहीं सहूंगी। मैं आपके बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। इसे पहले मार डालूंगी और उसे अगर इसे मार नहीं सकी तो खुद को मार डालूंगी। सफीन के वापस ताकत बैठा हालिब शाह अचानक होश में आया था। शट अप सफीन, जज शट अप। ऐसा सोचा भी ना आपने तो आपका क्या हश्र करूंगा आप सोच भी नहीं सकती। ना मैं आपको मरने दूंगा ना अपने बच्चे को मरने दूंगा। मुझे दिल भर कर गालियां दे, मार ले, मगर खुद को और मेरे बच्चे को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। सुना आपने? वो उसे झंझों को जोर से डरा था जो कि हमेशा की तरह उसका गुस्सा देकर बुरी तरह से डर गए थे। हालिब, रूम के दरवाजे पर खड़ी रिया जोर से बोलती। तभी हालिब बेड से उठ खड़ा हुआ था और गहरी सांस लेता अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा था। रिया धीरे धीरे चलती हुई उसके रूम में चली आती। क्या तरीका है ये बीवी से बात करने का? उन्होंने गुड़ को उसको देते हुए कड़े तेवरों से पूछा था। आई एम सॉरी मम्मी, मगर प्लीज सफीन को समझाएं। देखें ये क्या कह रही है। उन्हें अच्छी तरह समझा दें कि ये एक बात अपने दिमाग में बिठा ले कि अगर उन्होंने खुद को या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश की तो याद रखें कि उसके बाद मैं वो करूंगा जो उन्होंने हवा में भी नहीं सोचा होगा। माँ के सामने हालिब की नजर नीचे हो गई थी, मगर अपनी बात के दौरान उसने गुस्से से सुरह पड़ती निगाहों से सफीन को भी देखा और रूम से बाहर निकल गया। जबकि सफीन उसकी सुरह गुस्से से बड़ी हुई आंखों को देखकर घुटनों के गिर्द बाजू लिपेटे जोरों शोर से रोने लगी थी। तभी रिया तादर से नफी में साह हिलाती हुई एक गहरी सांस खींचती रोती हुई सफीन की तरफ बढ़ गए थे। वो चारों एक दूसरे के सामने खामोश बैठे थे। बस आज फर्क इतना था कि रकीम के साथ मौजूद नहीं था। उनकी जगह रूहान ने ले ली थी। रकीम अपनी ट्रेनिंग के लिए जा चुका था। अभी अभी वो चारों अपनी एक्सरसाइज से फ्री होकर बैठे थे। तभी फाहिम ने हालिब की जरूरत से ज्यादा संजीदा से चेहरे को देखकर उसके जहन चल रही उलझन पूछी थी और हालिब को भी अपना दिल हल्का करना था, इसलिए उसने उन्हें सफीन की प्रेगनेंसी उसके रिएक्शन के बारे में सब बता चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सफीन का रिएक्शन इतना शदीद है कि वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। रात को भी मेरे आने से पहले वो गेस्ट रूम में चली गए थे। मैंने भी ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि इस वक्त वो डिस्टर्ब है, मगर ऐसा कब तक चलेगा? मैं कैसे समझाऊं उन्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हालिब इमरान सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गया था। फाहिम, तुम्हारी गन कहाँ है? जरा दो मुझे, मुझे किसी को शूट करना है। आशा के बाप वो वहां पर बैठे इन चारों ने हैरत से मुड़कर आशा को देखा था, जो सीने पर दोनों हाथ बांधे रिलैक्स से खड़ी इन चारों को देख रहे थे। वह चारों आशा को देखकर उठ खड़े हुए थे। रूहान और हालिब शर्ट लेस थे। आशा को देखते ही उन्होंने लपक अपनी शर्ट उठाकर पहनी थी, जबकि आयशा रिलैक्स से खड़ी सिर्फ फाहिम को देख रही थी। आप क्या करेंगे गन का? आदि ने फहीम के लबों पर मचलता हुआ सवाल पूछ लिया था। मिसिस इशफाक के कुत्ते को गोली मारोगे? आशा की बात पर फहीम ने हैरत से आंखें फाड़कर उसको देखा था। मगर क्यों आशा, क्या किया उस कुत्ते ने? फहीम ने बढ़कर पूछा था। वो कुत्ता फहीम का जानी दुश्मन था। वो कुत्ता पागल हो गया है। उसने अभी फास को काटने की कोशिश की और वो 200 kg की मिसिस इशफाक कहती है उनका कुत्ता बेकसूर है और गलती फास किया। वो खुद इस कुत्ते के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। आशा गुस्से से बोलती और फहीम ने आंखें सुख कर उसको देखा था, जबकि बाकी चारों के होंठों पर उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। व्हाट? इस कुत्ते की इतनी हिम्मत, उसने मेरे चैन को काटने की कोशिश की। आज जंगल में ले जाकर इस कमीने का इनकाउंटर करूंगा, उसकी मोटी मालकन को देख लूंगा। आप चले मेरे साथ, दोनों मिलकर उस कुत्ते का कत्ल करेंगे। फहीम पढ़कर बोलता हुआ आशा को साथ लेकर बाहर निकल गया था। संभल कर कहीं एक मासूम बेकसूर कुत्ते को खून करने के इल्जाम में अंदर ना हो जाए फहीम। रूहान ने पीछे से हाँक लगाई थी। फिर उसके साथ ही हालिब, रूहान आदि तीनों ने मिलकर हंस पड़े थे।